हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने एक स्कीम लॉन्च की है। उस स्कीम का नाम है अग्निपथ। जी हाँ फ्रेंड्स, अग्निपथ। और इस स्कीम के अंतर्गत इंडियन आर्म फोर्स में यूथ की भर्ती की जाएगी। यानी कि जैसे कि सेना में जवानों की भर्ती की जाती है ना, वही चीज़ है। आर्मी में, नेवी में या फिर एयरफोर्स में जो जवान होंगे उनकी भर्ती की जाएगी इस स्कीम के तहत, यानी अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में यूथ की भर्ती की जाएगी। सीधी सी बात और सिंपल सा मतलब इसका ये है। और जिन सोल्जर्स की यहाँ पे भर्ती की जाएगी वे लोग कहलाएंगे अग्निवीर। अग्निपथ स्कीम के तहत जिन लोगों की भर्ती की जाएगी वे लोग कहलाएंगे अग्निवीर। सिंपल और सीधा सा मतलब इसका ये है। डिफेंस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग 2022 में लगभग 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी और उनको देश की सेवा का एक मौका मिलेगा। यानी कुल 46,000 लोगों की भर्ती की जाएगी इस स्कीम के तहत 2022 में। और डिफेंस मिनिस्टर का ये भी कहना है कि इससे जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट जो फैला हुआ है उसमें काफ़ी हद तक राहत मिलेगी, यानी लोगों को नौकरी मिलेगी इसमें। लेकिन फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम यहाँ पे जान लेते हैं कि अग्निपथ जो ये स्कीम निकाली है इसका क्या क्या क्राइटेरिया है। फ्रेंड्स, जो अग्निपथ स्कीम है इसमें भर्ती होने की जो मिनिमम एज है वो है 17.5 साल। यानी 17 साल 6 महीने का युवक इस स्कीम में भर्ती हो सकता है। यानी कि एक सैनिक बन सकता है, सोल्जर बन सकता है, एक अग्निवीर बन सकता है अग्निपथ स्कीम के तहत। यानी मिनिमम एज जो है 17.5 साल है और मैक्सिमम एज जो है 21 साल है। यानी कि मिनिमम आप 17.5 साल के हैं तो आप इस स्कीम में भर्ती हो सकते हैं या फिर सोल्जर बन सकते हैं, और मैक्सिमम 21 साल के हैं तो आप सोल्जर बन सकते हैं। इस स्कीम के तहत आपकी नौकरी 4 साल की रहेगी। यानी आपकी नौकरी का ड्यूरेशन 4 साल रहेगा, सिर्फ 4 साल। उसके बाद आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। उसमें से जितने लोगों को रखा जाएगा 25% को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। किया नहीं जाएगा, वो भी तब किया जाएगा जब उस समय आर्मी या नेवी या फिर एयरफोर्स की वैकेंसी उस समय निकली हो। तो वो भी 25% को। 25% कौन होंगे ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जिसका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, नहीं रहेगा, क्या है कैसे है, जो भी है ये बाद में पता चलेगा। वो भी तब कंटिन्यू किया जाएगा जब नौकरी की वैकेंसी निकली होगी तब, अदरवाइज कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट इसमें फर्स्ट ईयर में, यानी कि आपकी नौकरी के पहले साल में आपको 4,76,000 का पैकेज देगी। 4,76,000 यानी 4,76,000 ईयरली पैकेज देगी। और आपके नौकरी के चौथे साल में 6,92,000 का पैकेज देगी, यानी 6,92,000। फ्रेंड्स, आपने कॉर्पोरेट कंपनियों में सुना ही होगा कि इतने का पैकेज, 5 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज, 9 लाख का पैकेज, सुना है ना। इसी तरह गवर्नमेंट आपको 4,76,000 का पैकेज देगी पहले साल में। यदि इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका 39,700, मान लीजिए 40,000 के आसपास आपका मंथली CTC आएगा। CTC, यहाँ पे मैं CTC बोल रहा हूँ, आपको इन हैंड सैलरी नहीं। गवर्नमेंट जो आपको 40,000 रुपये के मंथली देगी वो आपकी CTC रहेगी। इन हैंड सैलरी आपको पता है कितनी मिलेगी? इन हैंड सैलरी मिलेगी 21,000 रुपये। यानी आप एक सोल्जर बने हैं, आप इंडियन आर्म फोर्स में भर्ती हुए हैं और आपको सैलरी मिल रही है इन हैंड 21,000 रुपये। इन हैंड आपको मिलेंगे 21,000 रुपये। 9,000 रुपये जाएंगे आपके EPF में और 9,000 रुपये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन देगी आपके EPF प्लस अदर कंट्रीब्यूशन जो भी होंगे उसमें। यानी कुल मिला के 21,000 आपको इन हैंड मिलेंगे। आपके में से यानी आपका कंट्रीब्यूशन जाएगा 9,000 रुपये EPF में प्लस अदर कंट्रीब्यूशन जो भी हो उसमें, और गवर्नमेंट 9,000 रुपये देगी उसमें कंट्रीब्यूशन। यानी इस तरह से आपकी टोटल सैलरी का पैकेज बनता है। यानी टोटल CTC एक मंथ का बनता है 40,000 रुपये, और इसको आप 12 महीना करेंगे तो 4,76,000 के आसपास आएगा। और आपको चौथे साल, यानी कि जब आपका लास्ट ईयर रहेगा नौकरी का, जब लास्ट ईयर रहेगा तब आपको 6,92,000 का पैकेज मिलेगा। उसमें भी CTC आपको उसी हिसाब से बाइफिकेट होगी। यानी कि कुछ पार्ट आपका इन हैंड रहेगा, कुछ पार्ट आपका EPF में जाएगा, कुछ पार्ट गवर्नमेंट आपके EPF में देगी। तो इस तरह से आपकी सैलरी भी अलग अलग साल में अलग अलग रहेगी। गवर्नमेंट जिस तरह से बता रही है कि अग्निपथ स्कीम में जो भी भर्ती होंगे उनको इस तरह से हम सैलरी देंगे। आपको गवर्नमेंट 48 लाख का इंश्योरेंस देगी, यहाँ पे 48 लाख का। यदि आपको कुछ हो जाता है, मतलब देश की सेवा करते हुए कुछ भी हो जाता है, तो आपको 48 लाख का आपका रिस्क कवर रहेगा यहाँ पे।
और आप 4 साल बाद जब आप जाएंगे तो आपको 11.5 लाख के आसपास पैसे मिलेंगे, यानी 11,74,75,000 के आसपास आपको रुपए मिलेंगे। ये आपका रिटायरमेंट प्लान, यानी आप जब रिटायर होंगे 4 साल बाद, रिटायरमेंट ही कहेंगे ना इसको, 4 साल का जब शॉर्ट टर्म की सर्विस है तो 4 साल बाद आपको रिटायरमेंट कह देंगे। तो आपको 11 लाख पौने 12 लाख के आसपास रुपए मिलेंगे। उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और मिलेगी, आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आपने 4 साल तक देश की सेवा की है, आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। देन उसके बाद आपको कोई ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको 4,76,000 के हिसाब से ईयरली पैकेज फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर में 6,92,000 के हिसाब से ईयरली पैकेज मिलेगा। रिटायरमेंट के समय यानी 4 साल कंप्लीट होने के बाद आपको पौने 12 लाख रुपए के आसपास मिलेंगे। इसके अलावा ना तो ग्रेच्युटी मिलेगी, ना ही कोई पेंशन मिलेगी। अब देश की सेवा करने जा रहे हैं तो इसमें पेंशन क्या और ग्रेच्युटी क्या है, ये सब थोड़ा देखना चाहिए। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का ये डिसीजन मेरे समझ में नहीं आ रहा। एक बात बताइए, एक बंदे को आप रखते हैं 17.5 साल की उम्र में एज ए सोल्जर देश की सेवा करने के लिए। 17.5 साल की उम्र में उसने मेरे ख्याल से 12th की होगी, इंटरमीडिएट जिसे बोलते हैं। 12th पास करके बंदा लग जाएगा सेना में, ठीक है। 4 साल की नौकरी करता है, यानी 18 साल की उम्र मान लीजिए लगा, 19, 20, 21, 22 साल की उम्र में आप उसको नौकरी से हटा देंगे, ठीक है। 22 साल की उम्र में आपने नौकरी से हटा दिया। अब उसने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी, 12th पास है, इंटरमीडिएट है, वो भी 4 साल पढ़ाई से दूर रहा तो वो भी भूल गया होगा। 4 साल तक कोई इतना ध्यान नहीं रखता कि पाइथागोरस थ्योरम क्या थी और ये क्या था और वो क्या था। 4 साल में वो भूल गया होगा, ठीक है। 4 साल बाद आपने उसको नौकरी से निकाल दिया। अब 4 साल बाद वो कौन सी नौकरी करेगा? पौने 12 लाख रुपए के लेके कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा क्या? या फिर पौने 12 लाख रुपए जो आपने दिए उससे वो ग्रेजुएशन करे, इंजीनियरिंग करे, मेडिकल करे, क्या करे? कुछ तो करना है ना उसको। आप नौकरी तो दे नहीं रहे उसको, और ना ही ऐसा कुछ आप दे रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद या 4 साल जैसे बीतने के बाद उसको एज ए एक्स सर्विसमैन की तरह उसको आरक्षण मिल सके कहीं। सीधा सीधा 12 लाख रुपए आपने दिए, रिटायर कर दिया, ठीक है ना। 22 साल की उम्र पे वो क्या करेगा? ग्रेजुएशन करेगा, 3 साल ग्रेजुएशन के निकाल लो, 23, 24, 25 साल की उम्र आ गई उसकी, ठीक है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उसके बाद वो नौकरी ढूंढना शुरू करेगा, ठीक है ना। नौकरी ढूंढेगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके बाद उसके पास गवर्नमेंट जॉब की उम्र क्या होती है? लगभग 27 साल के आसपास एवरेज जो रहती है अलग अलग एग्जामिनेशन में। 2 साल उसको मिलेंगे नौकरी करने के लिए, नौकरी तलाश करने के लिए, सरकारी नौकरी, जो कि सरकारी नौकरी की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। प्राइवेट नौकरी की तो कोई उम्र ही नहीं होती, आप कभी भी स्टार्ट कर लीजिए। तो आप एक तरह से गरीब लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि सेना में गरीबों के बच्चे ही जाते हैं, कोई अमीरों के नहीं जाते। अमीर लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते सेना में, उनके बच्चे मेडिकल में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, IIT करेंगे, ठीक है ना। मेडिकल और इंजीनियरिंग में ही जाते हैं, या फिर मैनेजमेंट में जाते हैं, या सॉफ्टवेयर वगैरह में जाते हैं। गरीबों के बच्चे ही सेना में जाते हैं, जो गरीब होगा ना उसी का बच्चा सेना में जाता है। आप लोग मजाक कर रहे हो गरीबों के साथ। आपने सभी जगह प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। गवर्नमेंट बोलती है कि गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना थोड़े है, गवर्नमेंट कंपनी थोड़े चला रही है, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्चुअल में दिक्कत रहती है। दिक्कत कहाँ है? आप स्टेट बैंक में जाइए काम कराने और HDFC बैंक में जाइए, आपको पता चल जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन क्यों ज़रूरी है। आप BSNL और MTNL के ऑफिस में जाइए और वोडाफोन या फिर एयरटेल के ऑफिस में जाइए, आपको पता चल जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन क्यों ज़रूरी है। इस बात पे हम चर्चा नहीं करेंगे, प्राइवेटाइजेशन कर रही है गवर्नमेंट, नहीं कर रही, क्यों कर रही, क्या नहीं कर रही, इससे बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आर्म फोर्स में जो यूथ को भर्ती करके 4 साल में उनको हटा दे रहे हैं, ये बात यहाँ पे सुन के मज़ा नहीं आया यार। 4 साल आप किसी को एज ए आप कह रहे हो कि हम रोज़गार के अवसर उत्पन्न करेंगे, इससे रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे 4 साल के लिए। 4 साल बाद उसको बेरोज़गार कर दोगे। हाँ, बहुत लोग इस बात का समर्थन करेंगे 4 साल बाद कौन सी उसकी उम्र चली गई, उम्र थोड़ी भाग गई कहीं उसकी, वो दोबारा भी तो कर सकता है। मान लिया 21-22 साल की उम्र है, उसने ग्रेजुएशन किया, ठीक है। ग्रेजुएशन करने के बाद वो सेना में लगा, साइंस साइड से किया या कॉमर्स साइड से किया, कॉमर्स से BCom किया, उसके बाद उसको CA करनी है, उसने कर ली सेना ज्वाइन, 3-4 साल तक ड्यूटी की, यानी 23 उम्र के साथ यानी 23 की उम्र में वो लगा, 27 साल तक उसने नौकरी की, 27 साल बाद उसको हटा दिया गया। तब वो क्या करेगा?
क्या वो सीए करने जाएगा दोबारा से? 3-4 साल सीए में बर्बाद करेगा अपने? आपके विधायक और आपके मंत्रियों की तो कोई उम्र नहीं होती रिटायरमेंट की। विधायकों और मंत्रियों के बच्चे जाते हैं क्या सेना में? गरीबों के बच्चे ही जाते हैं। आपके कोई विधायक वगैरह कोई नहीं जाएंगे? आपके कोई विधायक या फिर आपके मंत्री के कोई भी बच्चे सेना में नहीं जाएंगे? और जाएंगे तो बहुत ऊंची रैंक में आप सिफारिशें करवा देते हो, लड़ने नहीं जाते सेना में। यहाँ पे जितने भी यंगस्टर हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपने सबकी लाइफ के साथ आपने खिलवाड़ किया है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, जितना भी नॉर्थ इंडिया है, सब बच्चे दिन रात सेना की तैयारी करते हैं। आपने उसकी वैकेंसी ख़त्म कर दिया। ये वैकेंसी ख़त्म की है आपने, ये वैकेंसी निकाली नहीं है, ये ख़त्म की है। ट्यूशन इंस्टीट्यूट वाले, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले या फिर ऑनलाइन पोर्टल पे जो पढ़ाते हैं, उनको क्या है, वो तो बेवकूफ़ बनाते हैं, वो तो बेवकूफ़ी बनाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उनके लिए तो एक मौका मिल गया, हाँ भाई ये वैकेंसी आ गई, वो वैकेंसी आ गई। एक्चुअल में देखा जाए तो वैकेंसी आई नहीं है, वैकेंसी गई है। अरे 4 साल तो सेना की तैयारी करने में लग जाते हैं यार। एनसीसी में जाओगे, एनसीसी का ए सर्टिफिकेट लोगे, बी सर्टिफिकेट लोगे, सी सर्टिफिकेट लोगे, 4-5 साल तो वैसे ही तैयारी करने में लग जाते हैं। अब 4 साल में बंदे को रिटायर कर दे रहे हो। कहाँ से वो काम करेगा? कैसे काम करेगा? क्या वो रिटायर हो गए सेना में भर्ती कौन होगा? मजबूर जो इंसान होगा वही भर्ती होगा यहाँ पे, जिसके पास मजबूरी है, जिसको पास पैसे की ज़रूरत जिसको है, वही होगा। 17.5 साल का लड़का जिसको अपना करियर बनाने का अभी वो समय है, अभी स्टार्ट हो रहा है, आप उसको करियर को 4 साल के बाद उसको अंधेरे में धकेल दे रहे हो। तो चलो ठीक है, 4 साल बाद यदि आप उसको रिटायर कर रहे हो या हटा रहे हो तो उसको कम से कम एक्स सर्विसमैन का दर्जा तो दो। एक्स सर्विसमैन का दर्जा दो ना, कि उसको नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए उसको उसमें आरक्षण मिल सके। आप जो बोल रहे हैं ना कि इससे क्या नाम है, बेरोजगारी हटेगी या फिर नौकरी के अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मेन मुद्दा है कि प्राइवेटाइजेशन, किसी भी तरह आपको प्राइवेटाइजेशन थोपना है हर चीज़ में। हर चीज़ में तो ठीक है, बट इसमें आर्म फोर्स में ठीक नहीं है। बाकी आप लोग तो खुद ही ज़्यादा समझदार हैं। गवर्नमेंट तो भाई, हम तो छोटे से इंसान हैं, कुछ ज़्यादा हमें इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जितना है उतना मैं बता दे रहा हूँ। ये गवर्नमेंट का फ़ैसला पसंद नहीं आया, मज़ा नहीं आया, क्योंकि काफ़ी जो बच्चे या जो भी लड़के इसकी तैयारी करते हैं उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।